आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खोज की कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी जोड़ती है एक भुला दिए गए साइंटिस्ट को, एक कमाल की दूरदर्शी कवयित्री को और एक आज के ज़माने के लिटरेरी रेस्क्यू मिशन को। असल में ये कहानी इस बारे में है कि कैसे महान विचार वक्त के साथ खो जाते हैं और उन्हें वापस लाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, क्या होता है जब कोई ऐसा क्रांतिकारी विचार जिसने हमारी दुनिया को बदलने में मदद की हो, वो कहीं इतिहास के पन्नों में खो जाए। और देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है, ये हमारी संस्कृति की याददाश्त, हमारी सामूहिक विरासत का सवाल है। और देखिए, इसी मुश्किल से निपटने के लिए मारिया पोपोवा ने मार्जिनेलियन एडिशंस की शुरुआत की। ये एक ऐसा कमाल का प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ही है उन ज़रूरी किताबों को फिर से जिंदा करना जो अब छपती नहीं है। आप इसे हमारी कल्चर की सिलेक्टिव मेमोरी के खिलाफ एक तरह का विद्रोह भी कह सकते हैं, उन आवाज़ों को बचाने की कोशिश जिन्हें भुला दिया गया है। तो चलिए अब इस कहानी की पहली परत में उतरते हैं। हम मिलते हैं उस किताब की लेखिका से जिसे फिर से जिंदा किया गया है, एक बहुत ही असाधारण महिला जिनका नाम था म्यूरियल रुकाइजर। ये म्यूरियल रुकाइजर का आप कह सकते हैं मोटो था, और सच में ये उनकी पूरी जिंदगी को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। वो सिर्फ कोई ऐसी कवयित्री नहीं थी जो एक कमरे में बैठकर लिखती हो, नहीं, वो तो दुनिया के हर मामले में गहराई से शामिल थीं और अपने हर अनुभव को अपनी कला में बदल देती थीं। उनकी जिंदगी सच में असाधारण थी। सोचिए, सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने प्रतिष्ठित येल यंगर पोएट्स पुरस्कार जीता, लेकिन उनका दायरा सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो सिविल राइट्स के लिए लड़ते हुए गिरफ्तार हुईं, स्पेन के गृह युद्ध की रिपोर्टिंग करने गईं। वो उन दूर की सोचने वाले लोगों में से थीं जो दुनिया को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी इकाई के तौर पर देखते थे, एक ऐसी इकाई जिसे मरम्मत और जुड़ाव की सख्त जरूरत थी। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। सवाल यह है कि इतनी एक्टिव, दुनिया से इतनी जुड़ी हुई एक कवयित्री ने अपनी जिंदगी के 7 साल एक ऐसे इंसान की बायोग्राफी लिखने में क्यों लगा दिए जो उनसे बिल्कुल उलट था, एक शांत, अकेला और लगभग भुला दिया गया साइंटिस्ट। यही वो पहेली है जो हमें इस कहानी के दिल तक ले जाती है। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और मिलते हैं रुकाइजर की किताब के हीरो से, विलार्ड गिब्स। ये कोट जो आप देख रहे हैं, ये गिब्स के पैराडॉक्स को, उनकी पहेली को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उनका काम इतना फंडामेंटल, इतना बुनियादी है कि वो लगभग अदृश्य हो चुका है। ये ठीक उस नींव की तरह है जिस पर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी इमारत खड़ी है, पर उस नींव को अब कोई याद नहीं रखता। और अगर उनके कद का अंदाजा लगाना हो तो बस इतना ही काफी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन उन्हें अमेरिका में पैदा हुआ अब तक का सबसे महान साइंटिफिक माइंड मानते थे। ये कोई छोटी मोटी तारीफ नहीं है, है ना? तो फिर सवाल वही है, हम में से ज्यादातर लोगों ने उनका नाम तक क्यों नहीं सुना? और यही बात तो हैरान करती है कि गिब्स के काम का दायरा कितना कितना ज्यादा बड़ा था। उनकी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, यानी बहुत बड़ी संख्या में कणों के बर्ताव का अध्ययन, उसने गेम थ्योरी से लेकर मौसम के पूर्वानुमान और यहां तक कि लाइफ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन तक हर चीज को एक आधार दिया। उनके वेक्टर एनालिसिस ने सिनेमा और स्पेस फ्लाइट को मुमकिन बनाया, और तो और उनके काम ने ही क्वांटम फिजिक्स का रास्ता खोला। सच कहूं तो हमारी आज की दुनिया का शायद ही कोई कोना है जिसे गिब्स के काम ने छुआ ना हो। गिब्स के सबसे जरूरी योगदानों में से एक था उनका फेज रूल। अब देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है वो नियम जो बताता है कि कैसे टेम्परेचर और प्रेशर बदलने पर कोई चीज अपनी हालत बदलती है, जैसे पानी का बर्फ या भाप बन जाना। सुनने में ये बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसके नतीजे बहुत गहरे हैं। और ये रूल सिर्फ किताबी नहीं है, असल दुनिया में ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है पोलर एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट का अभियान। उनकी पूरी टीम अंटार्कटिका में ठंड से मर गई, और वजह, उन्हें गिब्स के फेज रूल के बारे में नहीं पता था। उनके जो फ्यूल के टिन के डिब्बे थे वो कड़ाके की ठंड में पाउडर में बदल गए, और वो बिना किसी गर्मी या ईंधन के वहां फंस कर रह गए। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक अमूर्त सा लगने वाला साइंटिफिक आइडिया का कितना भयानक और सीधा असर हो सकता है। तो अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां गिब्स का विज्ञान और रुकाइजर की कला, ये दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती हैं। आखिर ऐसा क्या था जिसने कवयित्री को थर्मोडायनामिक्स के एक वैज्ञानिक की तरफ खींच लिया? इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। ये विलार्ड गिब्स का एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल और साइंटिफिक विश्वास था। ये आइडिया कि जब हम टुकड़ों के बजाय पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं तो चीजें ज्यादा सरल और साफ समझ में आती हैं। और म्यूरियल रुकाइजर ने
इसी एक आइडिया में एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, एक सार्वभौमिक सिद्धांत देख लिया। उन्हें यह समझ आया कि ये बात पूरी चीज अपने हिस्सों से ज्यादा सरल होती है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स पर लागू नहीं होती, ये समाज पर भी लागू होती है, ये कला पर लागू होती है, और ये उस जटिल मिलजुल कर चलने वाली प्रक्रिया पर भी लागू होती है जिसे हम कल्चर कहते हैं। असल में उन्होंने गिब्स के काम में इंसानी समाज और क्रिएटिविटी को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देख लिया था। देखिए, रुकाइजर ने अपने ज़माने और गिब्स के ज़माने में एक जैसी बात देखी, और आज हम रुकाइजर के ज़माने और अपने ज़माने में वही समानता देखते हैं। वो वर्ल्ड वॉर II के दौरान लिख रही थीं, और उन्होंने गिब्स की 19वीं सदी की बिखरी हुई दुनिया और अपने जंग के माहौल में एक कनेक्शन देखा। दोनों ही वक्त में दुनिया को फिर से जोड़ने की, टुकड़ों को मिलाकर कुछ पूरा बनाने की ज़रूरत थी। और जब हम आज अपने इस बटे हुए समय को देखते हैं, तो क्या हमें भी वही ज़रूरत महसूस नहीं होती? तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल विरासत की कड़ी है। देखिए, 1870 के दशक में विलार्ड गिब्स ने गुमनामी में अपना क्रांतिकारी काम किया। फिर 1942 में म्यूरियल रुकाइजर ने उनकी कहानी और उनके विजन को एक युद्ध में डूबी दुनिया के लिए फिर से जिंदा किया। और आज मार्जिनेलियन एडिशंस उनकी इस मिलीजुली विरासत को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। रुकाइजर की ये बात बहुत पावरफुल है। वो कहती हैं कि एक बार जब कोई आइडिया दुनिया के सामने रख दिया जाता है, तो उसे बनाने वाले की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। उसके बाद उसे ग्रहण करने की, उसे रिसीव करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। यानी फोकस क्रिएटर से हटकर हम पर, रिसीवर पर आ जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही निकल कर आती है, हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इस विरासत के वारिस हैं, इसके रखवाले हैं। गिब्स और रुकाइजर जैसे लोगों ने तो अपने तोहफे हमें दे दिए हैं। और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। देखिए, हर पीढ़ी ये चुनती है कि वो किन विचारों को याद रखेगी और किन्हें भुला देगी। तो सवाल ये है, आज जब हमारे चारों तरफ जानकारी का इतना शोर है, हम किन भूले हुए विचारों को फिर से सुनने और उन्हें अपनाने का चुनाव करेंगे?